हमने इतिहास में कई सभ्यताओं और संस्कृतियों को मरते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब हम उनके आखिरी दशकों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी आखिरी सांसों के बारे में पढ़ते हैं। चाहे वो राजा जूलियन और पेगन यानी आइडल वर्शिपिंग रोमन्स के बारे में हो, या पारसी धर्म ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले पर्शिया के बारे में हो। भारत की भी स्वदेशी संस्कृति, इंडिजिनस कल्चर अपने अंत के पास आ गई थी, जब 17वीं सदी में हमारे मानव इतिहास का सबसे खराब दौर चल रहा था। और तब एक ऐसा राजा खड़ा हुआ जिसने हमें बचाया, जिसके कारण हम आज भी अपनी संस्कृति के साथ जिंदा हैं। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। उन्होंने ही मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की नींव रखी, और वे आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक ऐसे राजा हैं जिनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। और ये एपिसोड उनको समर्पित है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। शिवाजी महाराज को अक्सर गलत नजरिए से दर्शाया जाता है कि वे महज एक स्थानीय राजा थे, एक लोकल किंग थे। मुरीद कहता था, मतलब तैमूर द टर्क का वंशज। अब वो खुद अपने आप को तुर्की कह रहा है, तो हम भी उसे तुर्की कहेंगे ना, विदेशी कहेंगे। लेकिन सिर्फ अपने एरिया में ही शिवाजी विदेशी शासन से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने देश भर के राजाओं को भी अपने साथ आने के लिए इंस्पायर किया था। उन राजाओं में से एक हैं राजा छत्रसाल बुंदेला। उनका क्षेत्र बुंदेलखंड मुगलों के अधीन था। शिवाजी के मुगल शासन के विरोध और स्वराज के विचार से इंस्पायर होकर राजा छत्रसाल ने बगावत कर दी और अपना खुद का राज्य बना लिया, और इस तरह मुगलों का विरोध करने वाले राजाओं में उनका नाम दर्ज हो गया। लेकिन एक अच्छा राजा वो नहीं होता जो सिर्फ विदेशी अत्याचारियों से लड़े, बल्कि वो होता है जो अपने राज्य में भी सुधार करे। और समाज सुधार करना भी किले को फतेह करने जितना ही बड़ा काम है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मध्यकाल के बाद स्लेवरी यानी गुलामी को पूरी तरह से बंद करने वाले राजाओं में से एक हैं शिवाजी महाराज, यानी एब्राहम लिंकन, जो खुद बहुत महान नेता था, मानता हूँ मैं। उनसे लगभग 200 साल पहले शिवाजी महाराज वो काम कर चुके थे जो लिंकन ने बाद में किया। इसलिए अगर एब्राहम लिंकन मुक्ति दिलाने वाले नेता हैं, तो शिवाजी महाराज बेड़ियों को तोड़ने वाले राजा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवाजी महाराज ने ये तब करके दिखाया जब उनके सबसे बड़े दुश्मन पुर्तगाली और मुगल इसी गुलाम प्रथा यानी स्लेवरी से बहुत पैसे कमा रहे थे, मुनाफे कमा रहे थे, और उन्हीं पैसों से शिवाजी से लड़ाई कर रहे थे। शिवाजी ने अपने क्षेत्र में तो स्लेवरी को बैन किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने विचारों को अपने दुश्मनों पर भी लागू किया। जैसे 1677 में शिवाजी ने डच लोगों के साथ जो संधि की थी, उसमें ये शर्त रखी कि उनके क्षेत्र में से किसी को गुलाम की तरह नहीं खरीदा जाएगा। छत्रपति एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन नैतिकता के साथ लड़ने वाले योद्धा थे, एक धार्मिक योद्धा थे। एक और बात, महिलाओं के सम्मान के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आज के माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थिति युद्ध की ही क्यों ना हो, हमें खाफी खान का एक अकाउंट मिलता है कि शिवाजी ने उन्हें साफ कह रखा था कि किसी स्त्री के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी साइड का हो। यहाँ तक कि दुश्मनों पर कब्जा करने के बाद भी उनकी महिलाओं का शिवाजी सम्मान करते थे। डच ऑनवॉयज जब एक बार शिवाजी के सैन्य शिविर गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई स्त्री नहीं थी, यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी नहीं, जो उस जमाने में अनफॉर्चुनेटली आर्मी कैंप्स में सामान्य बात थी, होता था। लेकिन शिवाजी ऐसा कतई टॉलरेट नहीं करते थे, जो दिखाता है कि छत्रपति के सैनिक भी
उनके इस डिसिप्लिन और वैल्यूज को मानते थे। स्त्रियों के सम्मान के साथ ही शिवाजी उन लोगों से भी मानवीय व्यवहार करते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। वो चाहते थे कि बंदियों के साथ कोई गलत व्यवहार न हो, जिससे युद्ध में भी उन्होंने एथिक्स के बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। इसके लिए शिवाजी के दोस्त और दुश्मन सभी उनका सम्मान करते थे। शिवाजी की एग्रीकल्चरल टैक्सेशन पॉलिसीज भी बहुत आगे की सोच रखती थीं, बहुत दूरंदेश थीं। मुश्किल के दिनों में वो किसानों को छूट दे देते थे ताकि अकाल ना पड़े। वहीं दूसरी ओर मुगलों और उनके बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी कोई सोच नहीं दिखाई, जिसके कारण हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ। शाहजहां के समय में दक्कन अकाल हुआ, और ये तब हुआ जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था। और अंग्रेज़ों के समय बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। छत्रपति शिवाजी का दिल जितना बड़ा था, दिमाग उतना ही तेज था। वो ऐसे मिलिट्री जीनियस और इनोवेटर थे कि उन्हें 17वीं सदी का स्टीव जॉब्स भी कहा जा सकता था। गुरिल्ला युद्ध से शिवाजी ने ऐसी ऐसी जगहों पर जीत हासिल की जहां जीतना असंभव लगता था। वो हमेशा सरप्राइज अटैक और तेजी से वार करते थे। प्रतापगढ़ के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया और अफजल खान की बड़ी सेना को हरा दिया था। इसके बाद प्रतापगढ़ और कोल्हापुर के पास के पन्हला के बीच के सारे किले उन्होंने सिर्फ 18 दिन में जीत लिए थे। युद्ध से पहले अफजल खान ने शिवाजी को ये कहकर मिलने के लिए बुलाया था कि शांति समझौता किया जाएगा, लेकिन अफजल खान, जो शिवाजी से कद काठी में बहुत बड़ा था, उसने शिवाजी को मारने की योजना बनाई हुई थी छल से। शिवाजी को पता था कि अफजल खान क्या कर सकता है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और हाथ में वाघनख यानी बाघ के पंजों जैसा एक छोटा सा हथियार रखा था। जब अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश की, तब शिवाजी ने अपने हाथ में छुपे वाघनख से अफजल खान को घायल कर दिया। इसके बाद अफजल खान के बॉडीगार्ड्स ने शिवाजी पर हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी की सेना भी तो छुपकर इसी पल का इंतजार कर रही थी। शिवाजी के सैनिकों ने तुरंत स्थिति संभाल ली और शिवाजी जीत गए। अफजल खान की मौत शिवाजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। तो भले ही शिवाजी धार्मिक थे, सही तरीके से लोगों का, महिलाओं का, बंदियों का व्यवहार करते थे, लेकिन वो विदुर नीति भी अपनाते थे, जो कहती है शटे शाट्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी के सूबेदार तानाजी ने भी इसी तरह अचानक रात को हमला करके मुगल सेनापति उदय भान से सिंहगढ़ का किला जीता था। इस पर तो एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है, चित्रपट बनी है, अजय देवगन ने दर्शाया है तानाजी के रोल को, आप ज़रूर देखें उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवाजी सिर्फ ज़मीन पर लड़ाई करते थे, उनके पास नौसेना यानी नेवी भी थी। वो शायद भारत की सबसे मॉडर्न नेवी रही होगी उस ज़माने में, जो समुद्र में यूरोपीय शक्तियों को चुनौती देती थी। शिवाजी ने समुद्र में भी किले बनाए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आज की भारतीय नौसेना है, उसका प्रतीक चिन्ह यानी इंसिग्निया शिवाजी महाराज के नेवल बैनर पर ही बेस्ड है। शिवाजी को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी के विचारों का एक डॉक्यूमेंटेशन आज्ञा पात्र में मिलता है। इसमें वो कहते हैं कि जैसे घुड़सवारों की सेना धरती पर राज करती है, उसी तरह जहाज़ों के बेड़े समुद्र पर राज करते हैं। सोचिए ज़रा, वो अपने समय से कितना आगे की सोचते थे, कितना दूरंदेश थे। सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी छत्रपति शिवाजी अपना तेज दिमाग लगाते थे। वो अष्टप्रधान के स्ट्रक्चर से अपनी सरकार चलाते थे। अष्टप्रधान यानी उनके दरबार में आठ मंत्री होते थे और हर मंत्री एक डिपार्टमेंट संभालते थे, जिससे सारा कार्य कुशलता पूर्वक हो जाता था और अकाउंटेबिलिटी भी रहती थी। शिवाजी काफ़ी इंक्लूसिव भी थे। उनकी सेना और सरकार में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे। उनकी सेना में महाराष्ट्र की 18 जातियों के लोग थे, जो दिखाता था
कि एकता में शक्ति ही शिवाजी का विजन था। अपनी नौसेना में तो शिवाजी ने मुस्लिम नाविकों यानी सेलर्स को भी रखा था। इसमें कोई शक नहीं है कि शिवाजी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और गर्व करने वाले थे, लेकिन वो जानते थे कि विदेशी ताकत से लड़ने के लिए भारतीयों में एकता जरूरी है। युद्ध करने और सरकार चलाने के अलावा शिवाजी का ध्यान संस्कृति को फिर से जगाने पर भी था। उन्होंने मंदिरों को पुनर्स्थापित किया था। मराठी भाषा और संस्कृति को भी शिवाजी ने विदेशी प्रभावों से मुक्त किया था और पुरानी परंपराओं को फिर से जगाया था। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश बनाया था, जिसमें मराठी भाषा में घुस चुके फारसी शब्दों को हटाया जा सके। अष्टप्रधानों के नाम भी संस्कृत में ही थे। पेशवा को प्रधान कहा जाता था, दाबेर यानी विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था और ऐसे ही दूसरे नाम थे। उनका राज्य अभिषेक जो प्राचीन भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार हुआ, पिछले 100 सालों में ऐसा पहला भव्य आयोजन था। इस तरह से उन्होंने भारतीय स्वराज की चिंगारी को फिर से प्रज्वलित किया, विदेशी शासन की उस काली परछाई को दूर करते हुए जिसने इन परंपराओं को ढक दिया था। एक पंडित वाराणसी से आधुनिक महाराष्ट्र के रायगढ़ तक उस अनुष्ठान के लिए आए थे। ये पंडित वैसे वाराणसी के थे। मैं भी मेरा परिवार मूलतः वाराणसी का है और हम हर वाराणसी और काशी के निवासी गर्वान्वित रहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के राज्य अभिषेक के लिए हमारे यहाँ से कोई आया था। वैसे इस साल 2024 में उनके अभिषेक की 351st वर्षगांठ है। शिवाजी के इन प्रयासों ने भारतीयों को फिर से एक शेयर्ड आइडेंटिटी के धागे से जोड़ दिया, जो विदेशी आक्रमणों के कारण कमज़ोर हो गई थी। शिवाजी की पब्लिक लाइफ जितनी इंस्पायरिंग है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी है। शिवाजी के पिताजी बीजापुर के सुल्तान के दरबार में थे और शिवाजी अपना ज़्यादातर समय अपनी माता जीजाबाई के साथ बिताते थे। जीजाबाई का सिखाया हुआ सब कुछ शिवाजी के मन पर छप गया। उनके गाइडेंस के कारण ही शिवाजी एक ऐसे राजा बने जो अपने बारे में सोचने की बजाय अपने लोगों के बारे में सोचते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि भारत में नई सुबह की किरण थे। उनके विचारों ने मॉडर्न भारत की नींव रखी, एक ऐसा भारत जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक शासन और जीवन शैली के साथ सुंदर रूप से मिश्रित होती हैं। तो अगर आगे से आपको कोई कहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महज एक लोकल राजा थे, तो उसे बता देना कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राजा थे जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। वास्तव में वे अपने समय के सबसे महान राजा थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्र की नींव रखी। और अगर आपके मन में शिवाजी के बारे में कुछ बात है तो कमेंट करिए और उनके बारे में दूसरों को उजागर करिए। जय भवानी, जय शिवाजी। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you enjoyed this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe, please. Thank you. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.